नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को मिली और ज्यादा मजबूती और राज्यपाल ने कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं लेकिन फिर भी बोलता रहूंगा। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। कहा अगर केंद्र को लगता है मैं नुकसान कर रहा हूं तो गवर्नर पद छोड़ दूंगा लेकिन फिर भी बोलूंगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आज से किसान निकालेंगे 6 दिनों की पदयात्रा, 26 को भारत बंद, नए कृषि कानून का करेंगे होलिका दहन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि है लाखों ईपीएफ खातों का बंद होना। जी हां दोस्तों, रोजगार मिटाओ अभियान यहां पर मोदी सरकार चला रही है, ऐसा बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। और इसी के साथ ईपीएफ खातों का बंद होना, इसकी तरफ इशारा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और किसान का मुद्दा भाजपा को बंगाल में जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अगर केंद्र को लगता है मैं नुकसान कर रहा हूं तो गवर्नर पद छोड़ दूंगा, फिर भी बोलूंगा। सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने टोटकू लहजे में कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो मैं हट जाऊंगा और अपनी बात बिना गवर्नर रहते हुए रखूंगा। एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मलिक ने कहा, आंदोलन के दौरान करीब 250 किसानों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नर पद छोड़ने में भी कोई समस्या नहीं है। एनडीटीवी संवाददाता सौरभ शुक्ला ने सत्यपाल मलिक से बात की। इस दौरान उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिए, क्या आपको इस बात का डर नहीं लग रहा कि आप राज्यपाल पद पर रहते हुए बयान दे रहे हैं? जवाब, अगर सरकार को लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो हट जाऊंगा, बिना गवर्नर रहते हुए बोलूंगा। जब कुतिया मरजोती है तो भी संवेदना प्रकट की जाए, और यहाँ तो 250 किसान मरे हैं, किसी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। दरअसल जो सरकार का नुकसान चाहते हैं वो ही नहीं चाहते कि हल निकले। अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो दीर्घ काल में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बहुत नुकसान होगा। मुझसे किसानों की ये हालत देखी नहीं जाती। स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता अपने गांव से बाहर जा नहीं पा रहे। लोग बीजेपी के विधायकों को पीट रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर ना बोलकर हमने पूरी जमीन विपक्ष को दे दी। किसान की मौत से मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैंने कहा कि गवर्नर पर छोड़ने में कोई समस्या नहीं, मैं गवर्नर पर छोड़ दूंगा, फिर बोलूंगा। मेरे बयान से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। किसानों को लगेगा कि कोई तो उनकी बात कर रहा है। किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से बात की है। सरकार को जल्द किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से किसान निकालेंगे 6 दिन की पदयात्रा, 26 को भारत बंद, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की धार तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। इसकी रणनीति बनाने के लिए विभिन्न जन संगठनों और संघों के साथ एसकेएम ने बुधवार को मुलाकात। 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान नेता आज यानी 18 मार्च से 23 मार्च तक शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा भी निकालेंगे। एसकेएम ने एक बयान में कहा, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के मद्देनजर शहीद दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों की तैयारी चल रही है। पदयात्रा 18 मार्च को हरियाणा के हिसार से लाल सड़क हांसी से शुरू होगी और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। एक अन्य यात्रा पंजाब के खटकर कला गांव से शुरू होगी और पानीपत होते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। तीसरी पदयात्रा मथुरा में शुरू होगी और पलवल की ओर बढ़ेगी। 26 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को होली के मौके पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद। रंजीत राजू ने बताया, सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा और इस दौरान सभी दुकानें तथा डेयरी और सब कुछ बंद रहेगा। उन्होंने कहा, हम 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी, वह इन कानूनों को रद्द करेगी और एमएसपी के लिए लिखित गारंटी देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का मोदी सरकार पर हमला। कहा, रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि है लाखों ईपीएफ खातों का बंद होना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगार को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 9 महीने में 75 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए हैं। इस रिपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में अपनी बची हिस्सेदारी बेचने की सरकार की योजना को लेकर सोमवार को उस पर निशाना साधा और आरोप लगाया था
था कि निजीकरण से जनता के हितों का नुकसान होता है और कुछ उद्योगपतियों को फायदा होता है। उन्होंने ट्वीट किया, बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानता है। निजीकरण से जनता के हितों का नुकसान होता है और कुछ उद्योगपतियों को फायदा होता है। खबरों के मुताबिक सरकार ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों में अपनी बची हिस्सेदारी बेचने की योजना तैयार की है। सरकार ने संपत्तियों की बिक्री पर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना तैयार की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना से बढ़ा डर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना पर आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा करेंगे। दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को 70 दिन बाद एक दिन में सबसे अधिक 536 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में 654 मामले आए थे। वहीं दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला प्रशासन को अपने इलाके में सर्विलांस टीम को फिर से सक्रिय करके होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों की निगरानी बढ़ाने को कहा है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अभी दिल्ली में संक्रमण की दर 1% से कम है, लेकिन कुछ दिनों से सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की लापरवाही बरतने की कुछ शिकायतें भी मिली हैं, इसलिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना जब पीक पर था उस समय सरकार होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की मोबाइल लोकेशन पर नजर रखती थी, लेकिन बीते कुछ समय से जब कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई तो इसमें थोड़ी ढील दी गई, लेकिन अब फिर से सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दोबारा मोबाइल के जरिए सर्विलांस बढ़ाया जाएगा। जिला स्तर पर एक टीम भी गठित की जाएगी जो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर जाकर जांच करेगी कि वह घर पर मौजूद हैं कि नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता नरेश टिकैत बोले, सरकार और बीजेपी भरोसे के लायक नहीं। सत्यपाल मलिक जी के बयान का किसान सम्मान करते हैं। जी हां दोस्तों, बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी विश्वास के लायक नहीं है। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजियाबाद में किसान यूनियन की मासिक बैठक में टिकैत ने यह बात कही। बीकेयू के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार टिकैत ने कहा, यह आंदोलन लंबे समय तक चलेगा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा, भाजपा और सरकार भरोसे के लायक नहीं है। टिकैत ने कहा, सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल जैसे और लोग आगे आएंगे। किसान उनकी सच्चाई का सम्मान करते हैं। भाजपा सांसद अब घुटन महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक ने रविवार को किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान झुकने वाले नहीं हैं और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, न डरेंगे न झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे। तीनों कृषि विरोधी कानून वापस लेने ही होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, नड्डा से लेकर शाह तक की रैली में कुर्सियां खाली, क्या भाजपा के हार के हैं संकेत? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बिकने वाली बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेताओं द्वारा संबोधित की गई रैलियों के दौरान खाली कुर्सियों को दिखाते हुए एक पन्ने में 4 तस्वीरों को छापा। खाली पड़ी कुर्सियों ने वास्तविक तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बहस को छेड़ दिया है। राजनीतिक पंडितों ने कुछ टाला है कि क्या ममता बनर्जी शासन को पटखनी देने की उम्मीद वाले पैठी भाजपा ने उस गति को खो दिया है जिसमें वो मस्त थी। पिछले कुछ दिनों में देखें तो सलबोनी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पश्चिम मिदनापुर जिले के गोलटोर में राजनाथ सिंह, पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में नितिन गडकरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मिदनापुर में रैलियों को संबोधित किया, जबकि बांकुड़ा जिले के बिशनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया है। लेकिन इन दिग्गजों की जनसभा में बहुत कम उपस्थिति देखने को मिला है। खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने भी वामपंथी दलों की तरह उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसके जरिए भाजपा विरोधियों ने सत्ता के सपने देख रही पार्टी को संभावनाओं के बारे में बताया है। इसे बंगाली मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों में रिपोर्ट की गई है। यहाँ तक कि झारग्राम जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली आयोजित की गई, जिसमें बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया। शाह कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे और पार्टी ने उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने का हवाला दिया। उसके बाद शाह ने वर्चुअल स्पीच दिया। टीएमसी ने भी जल्दी में सवाल उठाया कि खाली पड़ी कुर्सियों की वजह से शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हुई। विरोधियों ने दोनों को जोड़ते हुए भाजपा पर सवाल उठाए।
तो क्या बीजेपी हार गई है? ये सवाल अब जोरों से तूल पकड़ने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ बंगाल के जिलों में रैलियों में लोगों की अनुपस्थिति और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर टिकट को लेकर असंतोष, दो मोर्चों पर भाजपा संघर्ष कर रही है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद से उतारे जा रहे उम्मीदवारों को लेकर कई जिलों में प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से जो अन्य दलों से आए थे, और यहाँ तक कि पार्टी कार्यालयों में भी कार्यकर्ताओं द्वारा बर्बरता की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के साथ आंदोलन तेज करेंगे किसान, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। जी हां दोस्तों, किसान नेताओं ने 26 मार्च के अपने संपूर्ण भारत बंद से पहले बुधवार को कहा कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक रहेगा, जिस दौरान सभी दुकानें और डेयरी तथा हर चीज बंद रहेंगी। उन्होंने कहा, हम 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वह इन कानूनों को रद्द करेगी तथा एमएसपी के लिए लिखित गारंटी देगी। बंद का सभी मजदूर एवं परिवहन संघों, छात्र, युवा और महिला संगठनों ने समर्थन किया है। एक अन्य किसान नेता पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा, हम राज्य स्तर पर भी इस तरह की बैठकें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बंद हर जगह हो। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता कृष्ण प्रसाद ने कहा कि 112 दिनों से आंदोलन का लगातार जारी रहना अपने आप में एक उपलब्धि है और अब से यह मजबूत होता जाएगा। प्रसाद ने कहा, ना तो आपने ना ही हमने सोचा था कि हम ऐसा कर सकेंगे और लोगों ने यह प्रदर्शित किया है कि वे हमारा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत बंद राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर होगा। प्रसाद ने विद्युत संशोधन विधेयक 2021 पेश करने के केंद्र सरकार के कदम पर भी चिंता प्रकट करते हुए दावा किया कि मौजूदा अधिनियम में कोई भी संशोधन जनवरी में किसानों से किए गए सरकार के वादों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा, सरकार के साथ हुई हमारी 11 दौर की वार्ता के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि उन्होंने विद्युत विधेयक को लेकर हमारी मांगे स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने कहा, मीडिया में यह खबर आई है कि प्रदर्शनकारी किसानों की 50% मांगों का समाधान हो गया है, लेकिन सरकार फिर से इस अधिनियम को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, यह धोखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, नंदीग्राम से बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी पर आफत, टीएमसी ने की नामांकन रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की बुधवार को मांग की। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया है कि शुभेंदु का नाम हल्दिया विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी नजर आ रहा है। कभी ममता के करीबी सहयोगी रहे अधिकारी द्वारा नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख का नामांकन रद्द करने की मांग किए जाने के महज कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया है कि अधिकारी का नाम नंदीग्राम और हल्दिया दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं है। यह धारा इस बात का जिक्र करती है कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं हो सकता है। ब्रायन ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी ने अपने आवास के बारे में फर्जी जानकारी मुहैया कर अपने नाम का स्थानांतरण हल्दिया विधानसभा क्षेत्र से नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए एक अर्जी दी थी। उन्होंने दावा किया कि इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जब बूथ स्तरीय अधिकारी सत्यापन करने के लिए क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी के पते पर गए थे, उस वक्त वह अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि अधिकारी पिछले 6 महीने से अधिक समय से नंद नायक बार गांव के निवासी नहीं थे, जो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने मतदाता पंजीकरण अधिकारी से नंदीग्राम सीट की मतदाता सूची से शुभेंदु का नाम हटाने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने मांग की नंदीग्राम सीट से दाखिल किया गया अधिकारी का नामांकन पत्र भी रद्द किया जाए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतों की गिनती 2 मई को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ, एनसीटी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को केंद्र द्वारा लाए गए एनसीटी बिल के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली के लिए एक नया एनसीटी बिल लेकर आई है। इस बिल में उपराज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री से अधिक हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार इस बिल द्वारा चुनी हुई सरकार की शक्तियां सीमित कर देगी और दिल्ली को अपने इशारे पर चलाना चाहती है। इस बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन
प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी में बगावत, अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को रात में दिल्ली बुलाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हुई। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। लेकिन मंगलवार को भी भाजपा के हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात दिल्ली बुला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा, राहुल बोले हालात कहीं ज्यादा बदतर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंता व्यक्त की है। कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में लोकतांत्रिक स्थिति की आलोचना की गई है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि भारत में हालात उससे भी बदतर है जितना वो अंदाजा लगा रहे हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें किसी दूसरे देश की संस्था से लोकतंत्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। भारत में इस वक्त हालात उससे भी बदतर हैं जितना उन्होंने सोचा है। बता दें कि बीते दिनों फ्रीडम हाउस और अन्य एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, साथ ही भारत अब पार्टली फ्री है। भारत सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव सिर्फ वोट डालकर किसी को जिताना नहीं होता है, इससे सभी संस्थानों के प्रति एक नैरेटिव तैयार होता है जिससे देश सही तरीके से चल सके। राहुल ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी चुनाव कराते थे और जीत जाते थे, लेकिन तब ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था जो उन्हें मिले वोट की रक्षा कर सके। कांग्रेस में उठ रही अलग अलग आवाजों पर राहुल गांधी बोले कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। राहुल ने कहा कि आरएसएस और उसकी नीतियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि करीब 30 साल से मेरे परिवार को कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सत्ता हमारे पास ही है। मेरा कांग्रेस में एक रोल है, मैं अपने रोल से हटूंगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि वह पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र लाना चाहते हैं और शुरुआत से ही चुनाव के पक्षधर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेकर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी हर बार राहुल गांधी पर पलटवार करती आई है और उन पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाती आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 28,000 से अधिक मामले दर्ज। पीएम मोदी आज करेंगे आपात बैठक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,903 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,14,38,734 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नई मौतों के बाद कुल मृतकों की संख्या 1,59,044 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,34,406 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,45,284 तक पहुंच गई है। वहीं देश में कुल 3,50,64,536 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मंगलवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,92,49,784 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,59,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए, 9,69,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। उधर खबर यह भी है कि देश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदम पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,442 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि 3 नए मामलों में से आइजोल जिले में 2 और सिहा जिले में एक नया मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 लोगों ने हाल ही में यात्रा की थी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी 15 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और 4,417 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर
4.5% है। राज्य में संक्रमण से 10 लोगों की मौत हुई है और कोरोना से मृत्यु दर 1.83% है। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 2,43,889 नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की गई है। इस बीच राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर लाल जावमी ने बताया कि 48,530 लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई, जिनमें 14,942 वरिष्ठ नागरिक और 1,408 अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 10,157 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे की 451 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारग्राम में अमित शाह की रैली क्यों हुई रद्द? क्या कम भीड़ थी कारण? टीएमसी एमपी ने गिनाए 4 कारण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल झारग्राम में चुनावी रैली होने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर यह रैली रद्द हो गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।